Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. Well dear students, आज हमने टेस्ट नंबर 22 डिस्कस करना है जो कि यूएचएस का टॉपिक नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री का उससे एसोसिएटेड है. फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की बात करनी है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट. लेट्स मूव टुवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ द टेस्ट. जी तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आप अपने सामने टेस्ट देख सकते हैं. मैं टेस्ट का आगाज करता हूं. मैंने आपको अपने लेक्चर में भी बताया था कि ये एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए जितनी भी टेक्निक्स और कीज लेक्चर में बताई गई हैं, चूंकि न्यूमेरिकल्स के हवाले से एसोसिएटेड है, बहुत इंटरेस्टिंग है. सो देखते हैं, बात करते हैं टेस्ट की. क्वेश्चन नंबर 51 है मेरे पास. Which one of the following information about the molecular formula of the nitric acid is incorrect? नाइट्रिक एसिड HNO3, इसके हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है. देखते हैं उनमें से कौन सी इररेलेवेंट या गलत है. स्टेटमेंट 1 है अल्फा ऑप्शन में. इट इंडिकेट्स द वन मॉलिक्यूल ऑफ द नाइट्रिक एसिड. ऑफ कोर्स HNO3 वन मॉलिक्यूल है, ठीक कह रहे हैं. वन हाइड्रोजन एटम, वन नाइट्रोजन एटम एंड 3 ऑक्सीजन एटम कंबाइंस टू फॉर्म द वन मॉलिक्यूल ऑफ HNO3. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. चार्ली में कहता है कि 1 मोल ऑफ द नाइट्रोजन एटम. एग्जैक्टली वो तमाम केमिस्ट्री ज़हन में लाइएगा जो मैंने मोल्स के हवाले से आपको एक्सप्लेन किया था कि एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उनका एक एक मोल एटम के तौर पे मौजूद होता है. ठीक कह रहे हैं. एंड द 3 मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है, एटम फ्रॉम 1 मोल ऑफ द नाइट्रिक एसिड. 3 ऑप्शंस ठीक हैं. डेल्टा में कहता है 1 मोल ऑफ द नाइट्रिक एसिड इज 63 AMU. माय डियर स्टूडेंट्स, AMU को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो मोल कहलाएगा ना. द मोलर मैस, द मैस ऑफ स्पीशीज, चाहे वो एटॉमिक मैस है चाहे वो आयनिक मैस है, उसको अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज 1 मोल. सो डेल्टा एक रॉन्ग स्टेटमेंट है. 63 AMU नहीं, 63 ग्राम होना चाहिए था. वेरी सिंपल. और इसको डिस्कस करने का मतलब ये था कि आपको प्रॉपर क्लैरिटी हो. क्वेश्चन नंबर 52 है. द मैस ऑफ क्लोरीन एलिमेंट इज 35.5 AMU. ठीक है. Which of the following term is not used for this mass? अच्छा, 35.5 बोल रहा है और क्लोरीन का ये वो एलिमेंटल मैस है जो प्रोडक्ट टेबल में है. अब वो कौन सी टर्म है जो इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है? वेरी इंटरेस्टिंग. मैंने बताया था, इसको दोबारा डिस्कस कर रहे हैं. फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस है जी, बिल्कुल. क्यों? हमें पता है क्लोरीन के एक आइसोटोप का मैस 35 होल नंबर में होता है और दूसरे का 37 होल नंबर में होता है. इन दोनों की जब परसेंटेज अबंडेंस को कैलकुलेट करते हैं तो फिर रेलेवेंट एटॉमिक मैस निकालते हैं ना. तो ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है. बीटा ऑप्शन मैस नंबर. भाई मैस नंबर जो कि होल नंबर में होता है दैट इज एसोसिएटेड विद द आइसोटोप्स. ठीक है. यहां पे क्लोरीन एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम. पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का जो एलिमेंटल मैस लिखते हैं दैट इज द सम ऑफ द, जो आप परसेंटेजेस को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी नेचुरल अबंडेंस के साथ, उस तरह हासिल करते हैं. आप जो फॉर्मूला आपके सामने है कि मैस ऑफ एन आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स परसेंटेज प्लस अबंडेंस प्लस फिर ऐड करते हैं डिवाइडेड बाय 100 करते हैं. तो मैस नंबर इररेलेवेंट है. मैस नंबर होल नंबर में होता है और मैस नंबर एक आइसोटोप का आता है. ये एलिमेंटल मैस जो 35.5 है ये 35 और 37 की जो परसेंटेज अबंडेंस है उससे निकाला गया है. रिलेटिव एटॉमिक मैस भी कहते हैं, एवरेज एटॉमिक मैस भी कहते हैं. तो ये तीनों टर्म्स थी. तो बीटा ऑप्शन इज द इररेलेवेंट जो कि गलत है. वेरी सिंपल. देखें कॉन्सेप्ट को किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं एमडी कैट के पेपर में. क्वेश्चन नंबर 53. ये एम्पिरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला से एसोसिएटेड है. मैंने इसे आप लोगों के लिए व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व किया, सो वॉच ऑन द व्हाइट बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 53 में उसने हमें एक एम्पिरिकल फार्मूला बता दिया था. उसने मुझे कहा था C3H3O है. अब उसने मुझसे इसका मोलेकुलर फार्मूला पूछा और उसने मुझे साथ में उसे फार्मूले का नहीं पता लेकिन उसने मोलर मैस बता दिया कि 110 है. एक मॉलिक्यूल जिसका एम्पिरिकल फार्मूला उसने मुझे ये बताया था, उसका मोलर मैस उसने मुझे बता दिया था कि 110 है. ओके. अब मैं बहुत आसानी से इसका मोलेकुलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकता हूं. कैसे? भाई मैं जानता हूं कि मोलेकुलर फार्मूला इंटीजर n से मल्टीप्लाई करें अगर एम्पिरिकल फार्मूले को तो आ जाता है. और मैंने कहा था वैल्यू ऑफ इंटीजर n किस तरह मिलती है? मोलेकुलर फार्मूला मैस डिवाइडेड बाय द एम्पिरिकल फार्मूला मैस. भाई मोलेकुलर फार्मूला मैस तो आपने मुझे बता दी है, वो मैंने लिख लिया. एम्पिरिकल फार्मूला मैस बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं. देखें आपके सामने C3H3O, इसका मैंने 12 एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन, इसके 3 यूनिट हैं, हाइड्रोजन का एक, इसके 3 एटम्स है, ऑक्सीजन का एक एटम. इनको जमा करते हैं तो 55 एम्पिरिकल फार्मूला मैस आ जाता है मेरे पास. सो वेरी सिंपल. व्हाट आई डू,
मैं इसके मोलर मास को जो मोलेकुलर फार्मूला मास है उसको एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करता हूं, मेरे पास वैल्यू ऑफ 2 आती है इंटीजर, इसको मैं पुट इन करता हूं यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ n, तो मेरे पास क्या आंसर आता है C6H6O2। मैंने सॉल्व किया, रिवीजन की पूरे कॉन्सेप्ट की फॉर यू पीपल। सो अगर आपको अगर अभी भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर पेपर को देखें तो हमारे पास option alpha is very clear answer and very simple question. Be confident and easy and relax while answering these questions. Next question पे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 54 है, how many moles are there in 0.44 gram of the carbon dioxide? You know number of moles calculate करने का फार्मूला क्या है? See on the whiteboard. इसको भी रिपीट किया मैंने। अब देखें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करने हैं। भाई गिवन मास ओवर मोलर मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, गिवन मास 0.44 उसने मुझे दे दिया है, मोलर मास मुझे पता है कार्बन डाइऑक्साइड का 44 यानी 44 होता है। जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 0.01 नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। सो यहां पे आप देख सकते हैं बड़ा क्लियर आंसर है जो कि आपको एक्सप्लेन कर रहा है। सो अगर मैं ऑप्शंस में देखूं तो मेरे पास अल्फा ऑप्शन इज अ वेरी सिंपल एंड द क्लियर आंसर, वेरी सिंपल। और इसको सॉल्व करने का मकसद ये है कि यू बिकम सो फेमिलियर विद दीज काइंड ऑफ द कैलकुलेशंस दैट यू प्ले ऑन योर फिंगर टिप्स व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 55 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, नेगेटिव क्वेश्चन ध्यान से, अबाउट द आइसोटोप्स। यू नो व्हाट आर द आइसोटोप्स? Atoms of the same element having different mass numbers, different physical properties, but the same atomic numbers, same chemical properties. उसको ध्यान में रखें। अल्फा में कहता है एट प्रेजेंट above 280 different isotopes, this is an information, yes this is true, हम जानते हैं, जिसमें 40 हमारे पास रेडियो एक्टिव के आ जाते हैं स्टेबल वाले और 240 दूसरे आ जाते हैं। 300 अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बुक की लाइन है। अच्छा, चार्ली ऑप्शन में कहता है ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, कार्बन, कैल्शियम एंड आयरन, देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर। यू नो मैं जानता हूं ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, नॉट कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है ना। और उसके बाद उसने जो कैल्शियम की बात की, आयरन की बात की है, तो दे फॉर्म द 50% ऑफ द मास। तो चार्ली ऑप्शन गलत है, उसने कार्बन जो लिखा है उसकी जगह सिलिकॉन आना चाहिए था। ये भी बुक की लाइन है। नाउ हियर यू गेट द आइडिया कि आपकी बुक रीडिंग और स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन कितना मैटर करती है आपके एमडी कैट के पेपर में, जिसके ऊपर आपने फोकस करना है। सो अगर मैं डेल्टा ऑप्शन पढ़ूं तो 154 आइसोटोप्स बिल्कुल सही लिखी गई है। तो चार्ली ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन जो कि आपके सामने प्लेस की गई है, और यही उसने पूछा था कि मेरा आंसर इनकरेक्ट कौन सा है, चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैंने जब आपको लेक्चर दिया था तो मैंने आपको कैलकुलेशंस को इंटर कन्वर्ट करना और बड़ा सिंपलेस्ट फार्मूला बताया था, वो उसका यूज आ रहा है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय वेट, वेट बाय वेट परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इफ 2 ग्राम ऑफ द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन द 23 ग्राम ऑफ वाटर। यू नो वेट बाय वेट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं बोलने लगा हूं, mass of solute divided by the mass of solution, you know solution जिसमें solute plus solvent दोनों। व्हाइट बोर्ड पे देखिए मैंने सॉल्व किया। अब देखें वेट ऑफ KH उसने 2 ग्राम दे दिया है और वेट ऑफ वाटर 23 ग्राम दे दिया है। अच्छा मेरे पास वेट ऑफ सोल्यूट तो मौजूद है और सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को जमा करूंगा तो मेरे पास वेट ऑफ द सोल्यूशन आ जाएगा। वेरी सिंपल, आई विल गेट माई आंसर। मैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला परसेंटेज ऑफ द KOH वेट बाय वेट किस तरह कैलकुलेट करता हूं, वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सोल्यूशन, यही बोला। जब मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूं 25/4 और ये 4 2 से मल्टीप्लाई हो गया। वेरी सिंपल, 8% आंसर आ जाता है जो कि आपके सामने है। सो इन ऑप्शंस में अगर हम देखते हैं तो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। बहुत सिंपल, बहुत आसान, विदाउट एनी कंफ्यूजन। You people will do this inshallah, ठीक है। You have to put your maximum effort on these kind of the calculations, जो कि बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है मेरे पास। The mass of 1 mole of electron is, पहले तो मैं इस पे बात करता हूं, मैं 1 mole of electron का mass कैसे कैलकुलेट करूंगा। मुझे पता है 1 mole of electrons में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। So I will get your number 6.02 into 10⁻23। ओके, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.10 10⁻31 kg या 9.10 10⁻28 ग्राम या 10⁻25 मिलीग्राम। गॉट इट। तो 9.1 की फिगर तो वही रहेगी। अब उसने मुझसे ग्राम्स में बात की है, तो मैं क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन का मास
एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको देखने के लिए आपके लिए मैंने सॉल्व किए, चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। जी तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें, ये जो मैंने बात की क्वेश्चन नंबर 57, देखें ये हम जब सॉल्व कर लेते हैं, जो थ्योरी मैंने बयान किया है वो आपका पॉपुलर एमसीक्यू, आपको जुबानी भी याद है कि जब हम मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करते हैं विद द एवोगैड्रो नंबर, तो हमने मिलीग्राम्स में अपनी बुक में लाइन पढ़ी हुई है कि उसका मास होता है 0.55 मिलीग्राम्स, ये तो मुझे पता है। अब उसने मुझसे ग्राम्स में पूछा है, जब मैंने मिलीग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो व्हाट शैल आई डू। अब देखिए मैंने कैलकुलेशन आपके सामने की है, उसको 1000 से डिवाइड कर रहा हूं, वॉच दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, और फिर जब इसको मैं सॉर्ट आउट करता हूं तो 55 into 10⁻⁵ आ जाता है। अब मैं इसको देखता हूं ऑप्शंस में, तो ये ऑप्शन मेरे पास आंसर में है क्योंकि उसने 10⁻⁴ ग्राम कहा है। इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन, इट्स अ मैथमेटिकल नोशन जो कि आपके सामने सॉल्व किया गया है। तो इसमें अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड द क्लियर आंसर। आपने ग्राम्स और मिलीग्राम्स की जो कन्वर्जन है उसके कॉन्सेप्ट को सामने रखने ना, किलोग्राम को जब ग्राम में करते हैं तो यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 1000, और जब एक बड़े से स्मॉल में जाता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब स्मॉलर से बड़े में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। यहां से मैंने मिलीग्राम से ग्राम में जाना था तो मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, वेरी सिंपल। सो ये कैलकुलेशन उसने अप्लाई की है। सो दीज आर द एंट्रेंस टेस्ट ट्रिक, स्मार्ट वर्किंग, यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट अल्फा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 57, जो कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, 5.5 into 10⁻⁴ ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्फा ऑप्शन थी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एटम के इट इज मेड ऑफ मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जी मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि मौजूदा दौर में एक एटम के अंदर हम तो बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इसके अलावा न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, मीजॉन्स, पाई मीजॉन्स, देयर आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द एटम, तो मोर देन 100 पार्टिकल्स हैं, सही स्टेटमेंट है। नंबर 2 कहता है इट्स डायामीटर इज ऑफ द ऑर्डर 0.2 नैनोमीटर, यस या 2 एंगस्ट्रॉम, बिल्कुल सही कह रहा है इसका डायमीटर। अच्छा यहाँ पे मैं एक रिलेटेड एमसीक्यू एमडी कैट का आपसे शेयर करने जा रहा हूं। एक दफा क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द एटम, बुक में तो डायामीटर है, उसने ऑप्शन दी 2 एंगस्ट्रॉम, 2 into 10⁻⁻10 मीटर, या 0.2 नैनोमीटर, या 1 एंगस्ट्रॉम, तो या उसने 1 मतलब 2 into 10⁻⁵ कर दिया। मेरी बात सुने, जब भी आप डायमीटर से रेडियस में आएंगे तो आप जो मेन इंटीजर है उसको ऑफ करेंगे, पावर तो वही रहेगी, नैनोमीटर नैनोमीटर में ही रहेगा। तो यहां पे अगर रेडियस पूछा जाता तो आप कहते 0.1 नैनोमीटर या 1 एंगस्ट्रॉम या 1 into 10⁻⁻10 मीटर्स। गॉट इट। तो ये एक रिलेटेड एमसीक्यू था, इसके साथ आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए शेयर किया कि डायमीटर और रेडियस में आपने 2 को 1 करना है, आपने 10⁻⁻10 को कुछ नहीं कहना, वो एज इट इज रहेगी। चले बाकी स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। नंबर 3 में कहता है इट्स मास फॉल्स इन द रेंज ऑफ 10⁻27 to -25 kg, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है। अ फुल स्टॉप में हैव द 2 मिलियन, ये बुक की लाइन है, यस दिस इज ट्रू, सारी स्टेटमेंट्स ठीक हैं। क्वेश्चन क्या होगा, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो भाई सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, मेरे पास आंसर आता है डेल्टा ऑप्शन 1, 2, 3 and 4, वेरी सिंपल एंड द क्लियर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 59 है। 2.4 into 10⁻24, खूबसूरत सवाल है, ये मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व भी किया। मैं स्टेटमेंट पहले पढ़ता हूं। कहते हैं 2.4 into 10⁻24 नंबर ऑफ द एथेनॉल मॉलिक्यूल हैज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल। 1 मोल ऑफ एथेनॉल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, सर एवोगैड्रो पार्टिकल, 6.02 into 10⁻23। अब देखें व्हाइट बोर्ड पे, उसने मुझे जो गिवन अमाउंट दी दैट इज 2.4 into 10⁻24। जस्ट इमेजिन अगर मैं 6 को वैसे ही 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कैलकुलेशन तो आपके सामने की है, तो 24 आंसर आता, मेरा आंसर आता 24 into 10⁻23। लेकिन यहाँ पे उसने 2.4 into 10⁻24 किया, तो वही बात है ना, डिजिट को उसने उसके पॉइंट को इधर कर दिया और उसके बाद 24 कर दिया, वेरी सिंपल। अब ये तो हम बगैर सॉल्व किए आंसर कर सकते हैं, बट फॉर यू पीपल आई नो, फॉर द एमडी कैट स्टूडेंट्स देयर इज द नेसेसिटी ऑफ द मोड ऑफ कैलकुलेशन, वो मैंने आप लोगों के लिए किया है, जरूरी है। मैंने जो उसका गिवन मास है उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास आंसर 4 मोल्स आ गए। सो वेरी सिंपल आंसर टू द क्वेश्चन। सो मेरे पास जो ऑप्शन बनती है क्वेश्चन नंबर 59 की, यहां पे जो मैं सॉल्व कर रहा हूं, दैट इज द चार्ली ऑप्शन, वेरी सिंपल एंड क्लियर, जो कि आपके सामने मैंने व्हाइट बोर्ड पे क्लियर भी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं।
एक्चुअल यील्ड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज लेस देन इट्स थ्योरेटिकल यील्ड। हाँ, इसके हमने पॉइंट्स भी पढ़े हुए हैं बिल्कुल, और वही पूछेगा ये। दिस इज बिकॉज ऑफ ऑल द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट। अच्छा, एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल से कम होती है, इसके पॉइंट्स बोलेगा। वो पॉइंट नहीं, आपने मतलब वो पॉइंट एज एन आंसर सिलेक्ट करना है जो जस्टिफिकेशन नहीं है। हमें पता है कि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है, क्यों होती है, और वो एक पॉइंट जो कि गलत है इस वजह से नहीं होती, वो हम देखते हैं। एक्सेप्ट उसने कहा। ऑप्शन ए में बोलता है फॉर्मेशन ऑफ द बाय प्रोडक्ट्स, हाँ जी, इस वजह से कम होती है, बिल्कुल ठीक है। लॉस ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग इट्स सेपरेशन, द प्यूरिफिकेशन एंड द ड्राइंग एंड पैकिंग एंड एवरीथिंग, करेक्ट। लैक ऑफ द प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ द टेक्निक, बिल्कुल, यानी कि हमारे पास इनएक्सपीरियंस जो लेबर होती है उसकी वजह से भी फर्क आता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डेल्टा ऑप्शन, the irreversible reactions are never complete. This is not related when we are talking about a reaction और हम उसकी stoichiometric calculations की बात कर रहे हैं, तो हम irreversible की तो बात ही नहीं करते, हम तो कहते हैं reactant सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो हम कंडीशन लगाते हैं, तो irreversible reaction की बात करना बिल्कुल irrelevant है। बाकी अल्फा बीटा चार्ली तीनों ऑप्शंस ठीक है, डेल्टा मेरा आंसर है जो कि irrelevant है, यही उसने पूछा था कि एक्सेप्ट। सो वेरी सिंपल, डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, द पॉपुलर क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज आल्सो। एंट्रेंस में पूछा गया है, मैं यहाँ पे वो न्यूमेरिकल इतना मुश्किल करके नहीं, निहायत आसान सी टेक्निक के सामने आपके सामने जस्टिफाई करता हूं। वॉच ऑन द व्हाइट बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 61। देखें, उसने मुझे कहा कि भाई अगर मैं इतने ग्राम एल्यूमिनियम यूज करता हूं 27, तो बताएं ऑक्सीजन कितनी यूज होगी। स्टेटमेंट ये है ना कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम। मुझे पता है कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 27 होता है, मैं ऐसे अंदाजा नहीं लगाऊंगा। मैंने अपने लेक्चर में आपको बताया था, यू बीइंग द स्टूडेंट ऑफ एमडीकैट, मैंने आपको गाइड किया था कि हम पहले स्टैंडर्ड बनाएंगे। स्टैंडर्ड वो होता है जिसमें तमाम चीजें परफेक्ट एक्सप्लेन की जाती हैं। देखें, मैंने साइलेंटली सबसे पहले पूरी इक्वेशन लिखी, एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। मैंने इसको बैलेंस किया, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम रिएक्टिंग विद द 3 मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस द 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल। स्टैंडर्ड बन गया। अब इसमें मैंने कॉम्प्लिकेटेड, दिस इज द इंटरेस्ट टेस्ट, इसमें कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस नहीं ला रहा, मैंने सिंपल रेशियो निकाली। उसने रिलेशनशिप पूछा एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का, तो मैंने स्टैंडर्ड को देके एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को लिखा। मैंने कहा अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन देखता हूं तो भाई 4 मोल एल्यूमिनियम के 3 मोल ऑक्सीजन के बनाते हैं। मोल, मुझसे मोल मैस रिलेशनशिप पूछ ले, मुझसे मैस रिलेशनशिप पूछ ले, मुझसे मोल मोल रिलेशनशिप पूछ ले, आई विल बी एबल टू आंसर दैट बाय मेकिंग दिस स्टैंडर्ड। वही मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सिखा रहा हूं। तो 4 मोल ऑक्सीजन के 3 मोल से मिलते हैं। अच्छा, 1 मोल किससे मिलेगा, तो जब आप इस तरह करेंगे ना, x अननोन है, तो ये मैंने आपको टेक्निक सिखाई थी कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय x 4x आ जाएगा। अच्छा, x फाइंड करना है ना, x ऑक्सीजन का कितना मोल, तो x विल बी 3/4, आंसर 0.7 मोल्स। सो मैंने एक सिंपल टेक्निक को यूज करते हुए जो कि बैलेंस स्टैंडर्ड केमिकल इक्वेशन थी, उसके जरिए मैंने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए। अच्छा, जब मुझे नंबर ऑफ मोल्स किसी चीज के पता चल जाए और मुझे उसका मोलर मैस भी पता हो, तो मैं सिंपल फार्मूला लगा के उसका मैस इन ग्राम या अमाउंट कैलकुलेट कर सकता हूं। व्हाट्स दिस, मैंने कहा मैस ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मैस। ऑक्सीजन का मोलर मैस 32 है, नंबर ऑफ मोल 0.75 है, बट आई एम गेटिंग द amount of oxygen used to react with 27 gram of aluminum, that is 24 gram of oxygen, जो कि मैंने आपके सामने कैलकुलेट की है। बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपलेस्ट वे to answer these kind of the questions. So be confident. Once again and again I'm telling you, MDCAT students, you have to practice all these techniques. So beta option जो कि आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। Which of the following statement is incorrect about the isotope of an element? अच्छा, देखते हैं कि isotopes के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए कहता है दे हैव द डिफरेंट मास नंबर्स, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दे हैव द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल ठीक है। दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, रॉन्ग, दिस इज माय आंसर, ये गलत है। चार्ली ऑप्शन मैंने चूज की है क्योंकि यही उसने पूछा कि बताए गलत कौन सी है। भाई जब एटॉमिक नंबर सेम है आइसोटॉप्स का, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे, जिसे हम प्रोटॉन नंबर कहते हैं, उस पर डिपेंड करती हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसे हम मास नंबर बोलते हैं, उस पर डिपेंड करती हैं, जिसको हम न्यूक्लियन नंबर भी बोलते हैं। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, जो कि आपके सामने जस्टिफाई किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इफ वी नो द मास ऑफ वन सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अदर सब्सटेंस। यस, ये स्टिशियोमेट्रिक रिलेशन से बात कर रहा है। वाइस वर्सा विद द हेल्प ऑफ द केमिकल इक्वेशन, जो कि बैलेंस होनी चाहिए। अच्छा, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड, एक का मास पता हो, दूसरा का वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, वेरी सिंपल, तो इसको मास वॉल्यूम रिलेशनशिप कहते हैं।
अगर एक का मैस पता हो दूसरा मैस, तो उसको मैस मैस रिलेशन कहते हैं। एक का वॉल्यूम पता हो दूसरे का वॉल्यूम कैलकुलेट करना तो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप कहते हैं। तो ये इसने मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप की बात की है। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। वेरी सिंपल स्टेटमेंट। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि सिंपल चीजों को भी पूछा जा सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर माय डियर स्टूडेंट्स दैट वाज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। 4 ग्राम of the sodium hydroxide has been dissolved in 250 cm cube of the solution. The molarity of the solution is. इसे मैंने सॉल्व किया है आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे, मैं अभी जस्टिफाई करता हूं, लेकिन पहले मैं वो तमाम केमिस्ट्री बोलूंगा। मुझे वेट बाय वेट परसेंटेज दे दी गई है, मैंने मोलारिटी फाइंड करनी है। कोई मुश्किल नहीं है, मैं आसानी से कर सकता हूं। कैसे? यू बेटर नो, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था मोलारिटी कैलकुलेट करने का। मैंने 3 फार्मूले लेक्चर में बताए थे, सिंपलेस्ट से कॉम्प्लिकेटेड भी। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, या 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन, या 1000 ml ऑफ द सोल्यूशन। क्योंकि हम जानते हैं ना, सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ml और डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू द लीटर। सारी बातें ध्यान में रखें जो मैंने लेक्चर में बोली थी। अब मैंने आपको एक और फार्मूला बताया था कि भाई नंबर ऑफ मोल्स का टीचर भी लिख सकते हैं, गिवन मास ओवर मोलर मास। ठीक है, ये इसलिए बताया था कि इनमें से कोई वैल्यू दे दे, वी मस्ट बी कॉन्फिडेंट टू आंसर दैट। मैंने आपको एक और टेक्निक बताई थी, अगर आपको याद हो, जो ज्यादा वैलिड है इंटरेस्ट टेस्ट में। मैंने कहा था हमारे पास ये जो फार्मूला है जनरल 1/1000 का, तो वो तो जो आपको पहले लिखा था मैंने, जो जनरल फार्मूला आप पढ़ते हैं बुक में, उसमें तो हम 1000 में कैलकुलेट कर रहे होते हैं। लेकिन इंटरेस्ट टेस्ट में आपको क्या देता है, 50 ml सोल्यूशन, 250 ml सोल्यूशन, 500 ml सोल्यूशन। अगर वो गिवन सोल्यूशन दे दे तो फिर ये फार्मूला जो कि एंट्रेंस टेस्ट में अप्लाई करना है, आपने करना है कि आपने वो जो 1000 नीचे था उससे ऊपर ले जाना होता है। इसको मैंने सॉल्व करके भी बताया था। क्यों? क्योंकि जब 1000 के अंदर से कैलकुलेट करेंगे तो फिर उसका जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाता है, तो गिवन वॉल्यूम नीचे आ जाएगा और 1000 ऊपर आ जाएगा। अब उसने मुझे स्टेटमेंट में कहा कि अगर आपके पास 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसका मोलर मास 40 होता है, वो दिया जाए और कहा जाए कि उसके 250 गिवन सॉल्यूशन 250 की मोलारिटी क्या होगी, तो देखिए मैंने 1 सेकंड में कैलकुलेट कर लेना है। गिवन मास 4 ग्राम ओवर मोलर मास, अब 250 को नीचे लेगा 1000 को ऊपर लेगा, तो मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास मोलारिटी का आंसर आ रहा है, दैट इज 0.4। सो बाय यूजिंग ऑल द टेक्निक, वो जो इंपॉर्टेंट मोस्ट टेक्निक मैंने आपसे शेयर की थी, आप बहुत आसानी से अपने सवाल का जवाब दे सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 64 का अगर आंसर मैं देखता हूं तो मेरे पास है 0.4 मोलर, बीटा ऑप्शन, वेरी क्लियर ऑप्शन, गॉट इट, 0.4। और यहां पे मोलैरिटी है, मोलैरिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 65, select the most suitable answer from the given one in each question। मोस्ट सुटेबल आंसर देखते हैं। Isotopes with even atomic masses are comparatively abundant। बात तो सही है, बाकी भी पढ़ लेते हैं। Isotopes with odd atomic masses are comparative, नहीं ये गलत है, abundant नहीं होते। चार्ली में कहता है isotopes with even atomic mass and even atomic number, ये दोनों बातें होना जरूरी हैं, ये दोनों बातें मिला के पूरी बात होगी। चार्ली ऑप्शन इज द सुटेबल मोस्ट आंसर जो मैंने अभी देखा है। और डेल्टा ऑप्शन में कह रहा है isotopes with the even atomic mass and odd atomic number, ये गलत बात है। चार्ली ऑप्शन इज द सुटेबल मोस्ट एंड द परफेक्ट आंसर, जिसका इवन एटॉमिक मास और नंबर दोनों होगा वो ज्यादा isotopes बनाते हैं। वेरी सिंपल, यू बेटर नो। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट एक्सेप्ट, फार्मूला दिया गया है, आपको याद होना चाहिए, रिवाइज किया हुआ है हमने, देखते हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, बिल्कुल सही बात है। बीटा नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, मास ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड। भाई फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड होते हैं, उनका कोवेलेंट से क्या ताल्लुक है, हम उसके आयनिक मास की बात करेंगे, हम उसके फार्मूला मास को डिवाइड करेंगे ना, ठीक है। तो फार्मूला मास और ऊपर गिवन मास ऑफ द आयोनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड नहीं लिखेंगे। सो बीटा ऑप्शन इज नॉट रेलिवेंट। मैं बाकी भी देख लेता हूं। नंबर ऑफ द आयंस ऑफ आयनिक स्पीशी, मास ऑफ आयंस डिवाइड आयनिक मास, ठीक है। एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई, डेल्टा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड के नीचे मोलर मास ही आता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बीटा ऑप्शन इज रॉन्ग। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, इट सीम्स दैट यार ये तो बड़ी सही बात है, बट जब फार्मूला मास की बात की है तो भाई आयोनिक कंपाउंड की बात हुई है, आयोनिक मास की बात करेंगे, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड के गिवन मास की बात करेंगे। सो बीटा ऑप्शन गलत है जो किसने आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। व्हाट मास ऑफ द QH इज प्रेजेंट इन द 0.5 मोल ऑफ QH? ओके, वेरी सिंपल,
वैसे मैं आपको जुबानी कैलकुलेट करके बता देता हूं कि भाई आपको ट्रेन करने के लिए 1 मोल में जितना मैस होगा उसका हाफ मोल दिया तो उसका मैस भी हाफ हो जाएगा। देखिए मैंने फिर भी व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों के लिए सॉल्व किया। वॉच दिस, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 67। mass of KOH, number of moles multiplied by the molar mass। मुझे नंबर ऑफ मोल्स उसने 0.5 दे दिए। KOH का मोलर मैस मैं जानता हूँ 39 प्लस 16 55 और हाइड्रोजन का एक मैस एक होता है 1 AMU, उसको ऐड करेंगे तो 56 आ जाता है। मल्टीप्लाई करूंगा तो हाफ हो जाएगा, 56 का हाफ 28 का। वन लाइनर, वेरी सिंपल, यू कैन कैलकुलेट ऑन योर फिंगर टिप्स, जिसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है आपके सामने। ठीक है, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर था 67 का अल्फा। क्वेश्चन नंबर 68 है, गुड क्वेश्चन। Stoichiometry calculations in stoichiometry depends on all of the following assumptions except जिस पे डिपेंड नहीं करती वो देखनी है। ओके, नेगेटिव क्वेश्चन। अल्फा में कहता है कि all the elements are completely converted into the products, right? It is good. ये कंडीशन है, जरूरत है। No side reaction must occur, of course, तभी आप proper stoichiometry calculations करते हैं। Law of conservation of mass and the law of definite proportion must be followed, बिल्कुल सही कह रहे हैं। Are applicable to the both reversible and irreversible reactions, my dear students। reversible reaction होंगे तो reactant product reactant चक्कर चलता रहेगा, हमारे पास कभी भी एक certain amount of product नहीं बनेगी। तो आपको पता है कि जो stoichiometric calculation है that is just dealing with the irreversible। हाँ, तो ये डेल्टा ऑप्शन गलत है। हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन गई, बस वो रिवर्स ना हो, तो डेल्टा ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, गलत स्टेटमेंट है। ये आंसर है, बड़ा सिंपल सा आंसर है डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। Which one of the following samples contains the same number of atoms as 1 gram of the hydrogen gas? Let's do it on the fingertips। हाइड्रोजन गैस क्या H2, ओके, कितने एटम? 2 एटम, 2 एटमों का मास कितना? 2 ग्राम। सो उसने मुझे कहा कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस का मतलब है उसने हाइड्रोजन H2 को हाफ किया है। अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस बोलता तो 2 ग्राम होती। उसने मुझे गिवन मैस दे दिया 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस का, तो गिवन मैस ओवर मोलर मैस 1/2, आंसर इज 0.5। मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स 0.5 है। अब वो क्या कहता है, Which one of the following sample contain the same number of atoms? अच्छा, मेरे पास एटम्स कितने हैं हाइड्रोजन गैस के 2 ग्राम में? सुनिए स्टैंडर्ड, हाइड्रोजन गैस के 2 ग्राम में 1 मोल होता है मॉलिक्यूल का और 2 Na एटम्स होते हैं, 2 Na हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। गॉट इट। अब हम बात देखते हैं सारी, ये हमें पता लग गया स्टैंडर्ड का। कहता है जी 22 ग्राम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं जी, कार्बन डाइऑक्साइड में 44 ग्राम में कितने एटम होते हैं? 3, एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन के। 22 में कितने होंगे? 1.5 Na। तो नहीं, हमारे पास तो 1 Na आ रहा है ना, तो 1 Na से मैच करना है। बीटा ऑप्शन में देखते हैं, 8 ग्राम ऑफ द मीथेन CH4 16 ग्राम हो। स्टैंडर्ड भी बना रहा हूं साथ साथ आपको ट्रेन करने के लिए। तो उसमें 5 एटम होते हैं। जब आपने उसका मैस ऑफ किया, 16 से 8 किया, तो एटम्स कितने हो जाएंगे? 2.5 Na। तो नहीं, 1 Na तो नहीं आया। चार्ली ऑप्शन कहता है 20 ग्राम ऑफ द नियॉन। वेल डन, दिस इज माई आंसर। नियॉन एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मैस 20 ग्राम, 1 Na एटम, क्योंकि ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में एक ही Na का पार्ट, एक ही एटम है, 1 Na पार्टिकल। और 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस नहीं, 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस पूछी है। 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस में कितने पार्टिकल थे? 1 Na एटम्स थे। तो ये उससे मैच करता है। वेरी सिंपल। आई होप यू आर गेटिंग माई आंसर। These everything are going to be repeated for you people, ताकि आप बिल्कुल रिलैक्स होकर समझ के इसको आंसर करें। इस तरह के बड़े सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, बट यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट टू आंसर। चार्ली ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। कैलकुलेट द ग्राम्स ऑफ H2O formed when 8 ग्राम ऑफ द CH4 burns in excess of oxygen। वेल, क्वेश्चन नंबर 70 को सॉल्व किया मैंने आप लोगों के लिए। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और फिर इसको डिस्कस भी करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है। उसने मुझसे क्वेश्चन किया, मैं आपको करने का तरीका बताता हूं। उसने कहा CH4 को एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करो। मैंने अगली बात नहीं सुनी, मैंने स्टैंडर्ड सेट किया। मैंने सबसे पहले स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करना है, जैसे मैंने लेक्चर में कहा था। मैंने CH4 को ऑक्सीजन से जला के कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाया। मैंने इक्वेशन बैलेंस कर दी। अब जब मैंने इक्वेशन बैलेंस कर दी है तो मैं इनके मैसेज भी लिख सकता हूं, मैं इनके मोल्स भी लिख सकता हूं। लेकिन मैंने चूंकि इक्वेशन बैलेंस किया है तो मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ लिया कि मोल्स की बात कर रहा है, तो मैं पहले मोल्स की बात करता हूं।
उसने मुझसे CH4 और H2O मीथेन गैस और H2O के रिलेशनशिप की बात की है। मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक देखा तो 1 मोल ऑफ मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग 2 मोल ऑफ द वाटर, डन। तो उसने 0.5 मोल कहा ना मुझे और वाटर का 1 मोल बनाया। अब वो स्टेटमेंट उसकी मैं पढ़ रहा हूँ, पूछता है क्या है मुझसे, वो कहता है कैलकुलेट द ग्राम्स ऑफ द वाटर फॉर्म व्हेन 8 ग्राम ऑफ द CH4 इज फॉर्म। अब मैंने वाटर के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए। अगर 16 ग्राम मीथेन हो तो मेरे पास कितने ग्राम वाटर बनता है? 36 ग्राम। उसने मीथेन को हाफ कर दिया। मैं इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूं अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो, अगर मैं उसी वक्त मैथ्स के स्टैंडर्ड्स भी लिख लूं तो। अभी मैंने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किया, फिर उसके मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास आंसर आ गया 18 ग्राम। मैं वैसे बता रहा हूं अगर ये 16 ग्राम वो 36 ग्राम को जनरेट करता है वाटर को, तो अगर इसको मैं हाफ करूंगा तो वाटर का मैस भी हाफ हो जाएगा। जैसे इसका 1 मोल उसके 2 मोल जनरेट करता है, इसका आधा मोल उसका 1 मोल बनाएगा। अगर मैं मैस उसका 16 ग्राम यूज करता हूं उसके 36 ग्राम वाटर बनता है। अगर मैं मीथेन का मैस हाफ करता हूं तो मैस मैस रिलेशनशिप में उसका जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका मैस भी हाफ हो जाएगा, तो मेरे पास 18 ग्राम आंसर आएगा। वेरी सिंपल, फॉर योर कन्वीनियंट मैंने इसे यहां पे भी सॉल्व कर दिया और आपके सामने आंसर भी है। सो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर चार्ली, वेरी सिंपल। 71 which of the following is the fundamental unit of the amount of the substance in the SI unit, the popular line। हम जानते हैं कि SI यूनिट्स में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो फंडामेंटल यूनिट है उसे मोल कहते हैं। सो वेरी सिंपल स्टेटमेंट, मोल। बीटा ऑप्शन। ग्राम तो आपको पता है मैस का होता है, मैस अलहदा चीज है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अलहदा चीज है, याद रहना चाहिए। सो बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72 1 मोल ऑफ द SO2 कंटेन्स। अब वही तमाम केमिस्ट्री अप्लाई करें, SO2 का स्टैंडर्ड बना लें। 1 मोल ऑफ SO2, सल्फर 32, ऑक्सीजन के 2 एटम्स 32, 64 मैस है, टोटल 3 Na एटम्स है। अब इन सारी बातों को मैच करते हैं। अल्फा में कहता है 6.0 to 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, गलत है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 to 10⁻23 होना चाहिए। बीटा ऑप्शन कहता है 18.1 to 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ SO3, नहीं ये 3 Na मॉलिक्यूल्स नहीं है भाई, ये 1 Na मॉलिक्यूल है। 6.0 to 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, बीटा भी गलत है। चार्ली में कहता है 6.0 to 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फर, ये ठीक है। SO2 में एक सल्फर है, एक मॉलिक्यूल में 1 Na मॉलिक्यूल में 1 Na सल्फर एटम है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल, 6.0 to 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन। खूबसूरत सवाल है, बहुत आसान सवाल है, इसमें आप कैलकुलेशन का फिनोमेनन भी ज़हन में रखेंगे। अब वो कहता है 1 ग्राम ऑफ H2O2। अब मैंने चारों ऑप्शंस देखी, उसने सबका गिवन मैस सेम दिया है। मुझे पता है नंबर ऑफ मतलब मोल्स को क्या गिवन मैस ओवर मोलर मैस होता है ना, सबका गिवन मैस तो बराबर है। अब मैं देखूंगा जिसका मोलर मैस सबसे ज्यादा होगा, यानी डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा होगा, वो वैल्यू सबसे कम आएगी। तो 1 ओवर, अगर मैं H2O2 देखता हूं तो मेरे पास ये आपके पास 34 आता है। मैं मिथाइल अल्कोहल देखता हूं तो इट्स 32 आता है। तो फिर सो ऑन एंड सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड 44 आता है। और यही मेरा आंसर है, क्योंकि NO का मैस सबसे ज्यादा मैस चार्ली ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का 44, तो 1 ओवर 44 सबसे स्मॉल इंटीजर आएगा, सबसे स्मॉल वैल्यू आएगी। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। फॉर योर कन्वीनियंस इसको सॉल्व भी कर दिया है, आप देख सकते हैं पेपर पे। क्वेश्चन नंबर 74 बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट है, इसको मैंने सॉल्व किया है। स्टेटमेंट में उसने मुझे क्या कहा, उसने मुझे 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दे दिए, उन 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट गिवन मैस दे दिया, और एंड में कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। उनको सॉल्व करने से पहले मैं व्हाइट बोर्ड पर समझाता हूं जो मैंने आप लोगों के लिए काम किया है। भाई उसने मुझे क्वेश्चन नंबर 74 में मिथाइल अल्कोहल का 16 ग्राम दिया, मैंने इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए, कितने, इसका मोलर मैस 32 है तो मेरे पास 0.5 मोल्स आ गए। फिर उसने मुझे इथाइल अल्कोहल का 92 ग्राम दिया, मैंने कहा चलो इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं, गिवन मैस ओवर मोलर मैस, तो मेरे पास 2 मोल्स आ गए, आपके सामने सॉल्व किया। फिर उसने मुझे वाटर का 36 ग्राम दिया, तो मैंने कहा इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि मैं स्टेटमेंट्स पढ़ चुका हूं, उसने नंबर ऑफ मोल्स की बात की और स्टेटमेंट्स की करेक्शन जानना चाह रहा है। 2 मोल्स। अच्छा, यहां से मैंने एक इंफॉर्मेशन गेन की कि भाई इथाइल अल्कोहल और वाटर के इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब मैं स्टेटमेंट्स पढ़ता हूं, और स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं। मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला याद आ रहा है ना, किसके गिवन मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द यूनिट जो भी है। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज हाईएस्ट अमंग ऑल द कंपोनेंट्स, गलत है भाई, ये तो बेचारे के सबसे कम है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द, दिस इज माय आंसर,
इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, इन दोनों के मोल फ्रैक्शन, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं बराबर, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, तो इनके मोल फ्रैक्शन में इनके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स का वही आंसर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स का वही आंसर आएगा। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। वेरी सिंपल बट मेंटल जॉगिंग रिक्वायर्ड है, टाइम टेकिंग है, इसको आसान बना के आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया गया, इन लाइंस को फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट्स इन मिक्सचर या सॉल्यूशन। मिक्सचर नहीं बोलना, हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन में। डेफिनेटली जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं, किसी एक यूनिट के कितने मोल्स हैं उस पूरे कॉम्बिनेशन में, टोटल नंबर ऑफ मोल्स में। सो चार्ली ऑप्शन वेरी सिंपल, इट्स अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ द मोल फ्रैक्शन। बाकी सारी रेलेवेंट बातें हैं, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल, सॉलिड्स, ये वेरी कर सकते हैं, मिक्सचर या सॉल्यूशन जो कॉम्बिनेशन है उसमें आता है। क्वेश्चन नंबर 76 है द ऑक्टेन प्रेजेंट इन द गैसोलीन बर्न्स अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशन दे दी है हमें, बैलेंस इक्वेशन दी है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द 1 मोल ऑफ ऑक्टेन। वेरी सिंपल, वॉच ऑन द बोर्ड। ये मैंने इक्वेशन लिखी है क्वेश्चन नंबर 76 की। माय डियर स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, मैंने इक्वेशन कॉपी कर दी है कि 2 मोल ऑक्टेन के 25 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, 16 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। मेरे सामने इक्वेशन आ गई, मैंने अब रिलेशनशिप फाइंड करना है। उसने मुझे कहा कि बताओ ऑक्टेन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रिलेशन है। मैंने कहा बैलेंस बताती है, मुझे बैलेंस इक्वेशन बताती है कि ऑक्टेन के 2 मोल्स होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के 16 मोल बनेंगे। उसने स्टेटमेंट की भाई अगर 1 मोल होगा तो वेरी सिंपल, आपने इसको हाफ किया है तो इसको भी हाफ कर दो, 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यू आर गोइंग टू जनरेट। सो वेरी सिंपल, यू आर गेटिंग द आंसर 8 moles of the carbon. Beta option is my answer. Very simple and very clear. No need to get confused कि यार इतनी complicated equation आ गया, मैं क्या करूं। Relax रहना, देखना पूछा क्या है, वो आंसर कर देंगे। Question number 77. The reaction of the H2A hydrogen sulfide sulfur dioxide reaction करती है, sulfur free हो जाता है as the product। ठीक है, equation दे दी है। How many moles of H2S are needed to react with sulfur dioxide to produce 1 mole। वही मोल मोल रिलेशनशिप टिश्योमेट्री का आ गया। क्या करते हैं सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन, देखिए मैंने व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 77, मैंने H2S और सल्फर डाइऑक्साइड की प्रोडक्ट लिख दी है, उसने बताई है, उसने बैलेंस नहीं किया हुआ, मैंने बैलेंस करना है क्योंकि मेरी टिश्योमेट्री का आगाज ही बैलेंस केमिकल इक्वेशन से होता है। मैंने बैलेंस किया, मैंने कहा H2S के 2 मोल, सल्फर के 3 मोल बनाते हैं, वाटर के 2 मोल बनते हैं, सारी बैलेंस होगी। अब उसने जिस भी चीज का रिलेशनशिप पूछा, आई एम वेरी फ्री टू आंसर दैट, मुझसे जो मर्जी पूछने मैं आंसर करूंगा, क्योंकि अब उसने मुझे बैलेंस केमिकल इक्वेशन मेरे सामने है, स्टैंडर्ड मेरे सामने है। सो व्हाट आई एम डूइंग, H2S और सल्फर का रिलेशन पूछा तो मैंने सल्फर और H2S का रिलेशन लिख दिया। सल्फर के 3 मोल्स बनते हैं अगर 2 मोल H2S यूज हो, ठीक है। अब वो कहते हैं H2S के कितने मोल्स यूज होंगे जब मैंने 1 मोल सल्फर बनाना हो, तो वेरी सिंपल, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय x, 3x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2/3। यही आंसर है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बी कॉन्फिडेंट एंड फॉलो माई टेक्निक्स, दिस इज फॉर यू पीपल माई डियर स्टूडेंट्स एंड यू हैव टू वर्क ऑन। अगर मैं अपनी इस कैलकुलेशन को देखता हूं तो वेरी सिंपल, 2/3 मोल्स अगर मैं देखता हूं माई डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे पास कौन सी ऑप्शन बन रही है इसकी, Charlie option. Very simple and clear. So be confident while answering these questions. Question number 78. Which of the following unit of the concentration of the solution is affected by temperature? बताएं जी कौन सा। हर वो यूनिट टेम्परेचर से इफेक्ट होगा भाई जिसमें सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा, जिसमें सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा, सॉल्वेंट का नहीं, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज से अपना वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क आएगा। सो मैं देखता हूं इन इक्वेशंस में तो वेट बाय वेट में वॉल्यूम तो नहीं है, मोल फ्रैक्शन में भी हमारे पास नंबर मोल्स होते हैं, पीपीएम वेट बाय वेट दिया गया है भाई, जहां पे वेट बाय वॉल्यूम आएगा वो इफेक्ट होगा एंड दैट इज डेल्टा ऑप्शन। वेरी सिंपल, मोलैरिटी हम वैसे भी जानते हैं। मेरी बात सुने, मैंने आपको एमडी कैट स्टूडेंट्स, यू आर माय स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मैं यही पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम कर देता ना तो ये टेम्परेचर से इफेक्ट होता, मैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कर देता तो वो इफेक्ट होती, जब वॉल्यूम में सोल्यूशन आएगा तो वो टेम्परेचर से इफेक्ट होगा। क्लियर है? सो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। वेरी सिंपल आंसर, डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 79 है द कंबस्शन एनालिसिस लीबेक्स मेथड की बात कर रहे हैं ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डन इज ऑर्डर टू डिटरमिन इंपीरिकल फार्मूला डिटर्मिनेशन में। वेरी सिंपल, हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद इंपीरिकल फार्मूला, उसके बाद मोलेकुलर फार्मूला। अल्फा ऑप्शन
सबसे पहला काम मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला डिटर्मिनेशन है, उसके फिर नंबर ऑफ एटम से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास मोल्स आएंगे, फिर उनको लीस्ट वैल्यू से डिवाइड करूंगा, फिर उनको सुटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगा, होल नंबर में एम्पिरिकल फार्मूला गेन करना। सुटेबल मोस्ट इज अल्फा ऑप्शन। कंफ्यूज हो क्या आपने, ए और बी दोनों नहीं कहने। कंबस्टन एनालिसिस यूज्ड फॉर द एम्पिरिकल फार्मूला डिटर्मिनेशन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80, a sample of neon is formed to ठीक है exist as neon 20, 21, 22 mass spectrum जो हमने पढ़ा हुआ है एक्सपेरिमेंट में। अच्छा वो क्या बता रहा है, what is the relative atomic mass? My dear students, is there any need that you will perform all the calculations again? It's very simple, हम इसे पढ़ चुके हैं, हमारी बुक की एग्जांपल है। इसमें हमें पता है कि न्यून का मास 20.18 आता है जो कि relative atomic mass या एवरेज atomic mass या फ्रैक्शनल atomic mass होता है, ठीक है। सो 20.18 माय आंसर है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो वेरी सिंपल, फिर आप हर एक के मास को, आइसोटोप को उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। बट आई थिंक सो देयर इज नो नीड फॉर दिस फिनोमिनन, यू आर वेरी मच फेमिलियर। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 81, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर इन 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस? ऑक्सीजन गैस O2, वेरी सिंपल। 1 मोल ऑक्सीजन गैस में एटम्स कितने हैं? 2Na। 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस में कितने होंगे? 4Na, वेरी सिंपल। सो अगर मैं स्टेटमेंट्स को देखता हूं तो अल्फा ऑप्शन ही मेरा आंसर है। उसने पता क्या किया है, उसने पहले एक मॉलिक्यूल को अलहदा किया है 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 10 पावर 23 और बाद में उसको दूसरे मॉलिक्यूल के 2 वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 4Na कह सकता है, इसको ये इस फॉर्म में लिख सकता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 602 इंटू 10 पावर 23 लिख सकता है। फॉर्मूला फिनोमिनन वही है, बड़ा ध्यान से आप आंसर देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। अल्फा ऑप्शन इज वेरी सिंपल ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 82 है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP। आइए स्टैंडर्ड बनाते हैं। नाइट्रोजन गैस का मोलर मास 28 ग्राम, 28 ग्राम नाइट्रोजन का वॉल्यूम 1 मोल का 22.414 डेसीमीटर क्यूब। हम पहले एक काम करते हैं, 22 को हाफ करते हैं। 28 को जब हाफ करेंगे 14 आ जाएगा ना, तो 14 जब मैस हाफ करेंगे तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, 11.2 आ जाएगा, ठीक है। अब उसने 14 का 1.4 कर दिया है तो वेरी सिंपल, मैं 1.12 dm क्यूब कह दूंगा। वेरी सिंपल, कंपैरिजन में चल रहे हैं, हाफ करें फिर उसी तरह हम डिजिट को मूव कर दें, डेसिमल को इधर कर दें। सो सुटेबल मोस्ट चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। आप वैसे भी कर सकते हैं, गिवन वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, गिवन मास ओवर मोलर मास, फिर आप उसका नंबर ऑफ मोल निकालें, फिर इस तरह भी। लेकिन ये आसान कैलकुलेशन है जो मैंने ट्रिक्स में लेक्चर में बताई थी। क्वेश्चन नंबर 83, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। भाई इधर रुकते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं, वही बातें बार बार आ रही हैं, मैं बोल रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड कितना मास है? 44 ग्राम पूरी कार्बन डाइऑक्साइड का। अच्छा 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन कितनी मास है? 32। ओके, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम जिसमें ऑक्सीजन 1 मोल में 32 ग्राम है। अब उसने क्या कहा कि जिसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन हो, यानी ऑक्सीजन को हाफ कर दिया, ऑक्सीजन के मास को हाफ कर दिया, तो हर चीज को हाफ कर दें, नंबर ऑफ एटम्स को हाफ कर दें, नंबर ऑफ मोल्स को हाफ कर दें, तो वो आप रेलिवेंट कर सकते हैं। तो उसने कहा 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे? हाफ मोल, 0.5 मोल। वेरी सिंपल एंड क्लियर आंसर, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अदरवाइज जो कैलकुलेशंस है वो भी आपके सामने है कि आप पहले नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करें, फिर उसकी मोलर रेशियो निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 84 है, The deflection of the positive ions in the Dempster's mass spectrometer depends on all of the following। ये हमने स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ी थी। except strength of the electric field डिपेंड करता है इस पे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना रेडियस कम होगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी उतनी वो उसका रेडियस ज्यादा होगा, डेविएशन कम होगी। चार्ली कहता है द आयंस ऑफ डेफिनेट चार्ज टू मास रेशियो की बात तो नहीं हम करते, हम तो मास टू चार्ज रेशियो की बात करते हैं डेम्पस्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर में। यहाँ पे चार्ज टू मास रेशियो लिखा है, इररेलेवेंट है। चार्ली इज अ रॉन्ग ऑप्शन, तो चार्ली इज इररेलेवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट, क्वेश्चन नंबर 85, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 49 ग्राम ऑफ द फास्फोरिक एसिड। ओके 49 ग्राम दिया, इसे मैंने सॉल्व किया, वॉच ऑन द व्हाइट बोर्ड। वेरी सिंपल, गिवन मास 49 ग्राम है, मैंने पहले स्टैंडर्ड बनाया। आपको पता है ये जो टेक्निक मैं बार बार यूज कर रहा हूं, स्टैंडर्ड बनाओ। H3PO4। अच्छा यहाँ पे एक और MD कैट का MCQ शेयर करता हूं। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड
और फास्फोरिक एसिड H3PO4, इन दोनों का मोलर मास सेम होता है 98 ग्राम। ठीक हो गया। अब अपनी बात करते हैं, ये मैंने उसका 98 ग्राम स्टैंडर्ड बनाया, उसका 1 मोल होता है, उसमें एटम्स कितने होते हैं, 4 ऑक्सीजन के, 5 वहां फास्फोरस का और 3 हाइड्रोजन के, टोटल 8 N एटम्स होते हैं। अब जो मुझे कहेगा मैं स्टैंडर्ड के नीचे पुट इन करके सबको उसी पैटर्न में देख लूंगा। उसने इसका मैस हाफ कर दिया, मैंने कहा ठीक है, मैं इसका मोल भी हाफ कर दूंगा, इसके नंबर ऑफ एटम्स भी हाफ कर दूंगा, कोई भी चीज पूछेगा उसे हाफ कर दूंगा। उसने मुझे मैस हाफ करके पूछा था कि उसके एटम्स कितने होंगे, तो अल्फा ऑप्शन 4 Na एटम्स। Well, my dear students, that was all about the today's test, which was about the fundamental concepts, and that was the UHS topic number 1 about physical chemistry. बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया गया, आपको एक्सप्लेन किया गया। उम्मीद करता हूँ कि इस टेस्ट के डिस्कशन के बाद और लेक्चर को सुनने के बाद आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी मदद मिली होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।